हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीसीसीएस यानी अनअकैडमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सभी स्टूडेंट को पता है कि अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। अनअकैडमी से आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट क्विज़ेस, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें मिलेंगी। इसके साथ साथ आप देख सकोगे हमारे और एजुकेटर हैं जिनसे जुड़ के अपनी पढ़ाई कर सकोगे। साथ ही साथ अगर अपने बारे में बात करें तो मेरा नाम दिव्य सिंह है। इंडियन इकोनॉमी पीटी और मेंस के लिए पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूँ और सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, पॉलिटिक्स भी पढ़ाता हूँ। और इसके साथ साथ ये अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, ये ऐप में आप जैसे इसके माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। ये टेलीग्राम लिंक है, इससे सारे हैंड आउट मिल सकेंगे। और ये SPDSC 10 और DBYT, ये मेरे दोनों कोड है, इसको यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकोगे। इसमें कॉम्प्रहेंसिवली सिलेबस को कवर किया जा रहा है। करीब 16,000 से ऊपर कोर्सेज इसमें से ऑलरेडी पड़े हुए हैं। हमारे पास दो प्लान है, यानी प्लान एक प्लस का है और आइकॉनिक का है। आप DBYT या फिर SPDSC 10 कोड को यूज करके और आप इसमें से डिस्काउंट प्राप्त कर सकोगे। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो इसमें से 28 ऑफ फेब को अगर बात करें तो इसमें से 28 ऑफ फरवरी को यानी एक कॉम्बैट होने वाला है। इस कॉम्बैट के अंतर्गत आपको ये सारी चीजें मिलेंगी जैसे कि डेली बताता हूँ मैं, ठीक है। इसके साथ हमारे कुछ बैचेज हैं, 1 साल 2 साल और कुछ एनसीईआरटी बेसिस बैचेज हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में हमारे पास एक तीसरा प्लान है यानी ऑप्शनल प्लस और आइकॉनिक के अंतर्गत। इसमें जैसे कि आप सब्सक्राइब करते हो अगेन इसमें से DBYT यूज करके आपको डिस्काउंट प्राप्त हो सकेगा, ठीक है। इसके साथ ये जो समिट है ये कंप्लीट हो चुका है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी आज का जो सब हमारा सब हेडिंग है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। आप लोग हमेशा बोलते हो ना कि भाई देखो, ये जो आपको क्या चाहिए होता है, यानी पीपीटी चाहिए होता है। बिना पीपीटी के आपको मजा नहीं आता है। तो चलो मैंने पीपीटी भी मेंशन कर दिया है। तो पहले एक बार सुन लो, फिर इसको पीपीटी के माध्यम से समराइज कर दूंगा। इसको पीपीटी के माध्यम से समराइज कर दूंगा। देखो, किसी विशेष क्षेत्र की अवधारणा को भारत ने, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ना हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो ये विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं? देखिए, अगर विशेष आर्थिक क्षेत्रों की बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमने चाइना से अपनाया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें, निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके इसके माध्यम से। ताकि इस अगर निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकेगा तो जो विश्व व्यापार है वो भारत में विश्व व्यापार में भारत का जो भाग है, वेटेज है, वो ज्यादा होगा। और ऑब्वियस है कि अगर हम चीजों का ज्यादा से ज्यादा निर्यात करेंगे तो जो भुगतान संतुलन है वो हमारा सरप्लस सरप्लस में रहेगा, अधिशेष में रहेगा। तो आप देखोगे कि इन सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट को हमने चाइना से अडॉप्ट किया। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इस कॉन्सेप्ट को हमने चाइना से अडॉप्ट किया। तो भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के उद्देश्य से एक एक्ट लाया जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 पारित करा जाता है। इसको बहुत मतलब इसको प्रभावशाली बनाने के लिए आप देखोगे कि इस पूरी व्यवस्था में कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में ये स्थापित होगा। इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि देखो, ये जो एक विशेष क्षेत्र है भैया, तो एक निश्चित क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ देखोगे कि इसमें जो सामान्य कानून किसी भी देश के अंदर लागू होते हैं वो एक कानून लागू नहीं होंगे। इसके लिए कानून अलग से होंगे। और इसके माध्यम से जो नीतिगत आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी और यहाँ पे निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकेगा। वहीं इस पूरी व्यवस्था में आप देखोगे कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो संस्थापक है वो जैसे निजी निवेशक भी हो सकता है, एक सार्वजनिक इकाई या यूनिट भी हो सकती है, या राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, इनमें से कोई हो सकता है। तो इन संस्थापक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो स्थापना है, आप देखोगे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करने के बाद जो एसईजेड के भीतर जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, परिवहन, संचार, ये सारी जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं इनको प्रदान करना होगा। मतलब इसके साथ साथ आप देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्थापित कर इसके भीतर औद्योगिक इकाइयों को मतलब इसको जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एस्टेब्लिश किया जाएगा। और इसके भीतर कई प्रकार की इंडस्ट्रियल यूनिट को क्या किया जाएगा, लीज में उपलब्ध करवाया जाएगा। तो पहले 10 वर्ष, जो पहले 10 वर्षों में जो संस्थापक है, ये इसमें आप देखोगे कि पहले 10 वर्षों तक ये लाभ बनाएगा।
और इस पर जो निगम कर है, जो कॉर्पोरेट टैक्स जो कि कंपनियों को देना होता है, ये अनिवार्य वसूली होती है टैक्स के रूप में सरकार की। तो इसमें 100% क्या होगी? छूट होगी। इसमें से पूरी तरीके से छूट होगी। लेकिन आप देखोगे 15 वर्षों की जो इसमें यहाँ पर 15 वर्षों की कुल समय सीमा यहाँ लागू होगी और 15 वर्षों तक कम से कम जो संस्थापक है वो एसईजेड को चलाएगा। उसको ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि भैया आपको जो एसईजेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, आपको 15 वर्षों तक क्या करना है? इसको चलाना है। तो देखो एसईजेड के भीतर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के भीतर समान उत्पाद और समान सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को स्थापित करा जाएगा। और यहाँ भी पॉसिबिलिटीज है कि एक ही स्पेशल जोन में कई कारोबार से संबंधित कंपनियां स्थापित हो जाएं। और स्पेशल जोन के भीतर जो कार्यरत कंपनियां हैं, इनकी स्थापना के दौरान आप देखोगे जैसे कि टूल्स हो गए, मशीन्स हो गई, तो इन सारी चीजों को खरीदारी पर कर से छूट भी दी जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा इनको क्या किया जा सके? प्रोत्साहित किया जा सके, इनका प्रोत्साहन हो सके। साथ ही साथ इन पर जो होने वाला निर्यात पर भी जो कर है, उससे भी छूट दी जाएगी। और यह कंपनियां जब लाभ बनाएंगी तो उन पर पहले 5 वर्षों में जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो शून्य होगा। ध्यान से सुनिएगा, जब ये लाभ बनाएगी, दिस इज अ इम्पोर्टेंट फैक्ट, अगर ये लाभ बनाती हैं तो 5 वर्षों तक इन पे कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? शून्य होगा। इसके 5 वर्षों के बाद जो निगम कर वो आधे दर पर लागू होगा। सच एज अगर मान लो जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 18% की रेट पे है तो इन्हें मात्र 9% देना होगा। फिर इसके बाद आप देखोगे 5 वर्षों में लाभ का वह हिस्सा जिसे कारोबार में पुनः निवेश किया जाएगा, लाभ वाला हिस्सा कारोबार में पुनः वापस इसमें प्रवेश किया जाएगा, तो उस पर जो कर जो है वो आधे दर पर लागू होगी। उस पर जो अगेन जो कर है वो आधे दर पे, यहाँ पे आधे नहीं आधे दर पे क्या होगी? लागू होगी। तो इन कंपनियों के लिए ये अनिवार्य शर्तें ये क्या है? लागू होंगी और अपने उत्पाद और सेवाओं को घरेलू बाजार में ये नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन का उद्देश्य बताया कि भाई देखो ये निर्यात कर सकेंगी, ये निर्यात के लिए इनको इतनी एज दी जा रही है, इनको टैक्स नहीं लगना है, इनको जो मतलब खर्चा पानी वही की जो पानी बिजली है इनको आसानी से सस्ती रेट पे उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि आप देखोगे कि हमारी इकोनॉमी में जो निर्यात वाला हिस्सा है उसको बढ़ावा दिया जा सके। आप अगर हम चाइना की बात करते हैं, आपको याद होगा चाइना की इकोनॉमी है, आप देखोगे कि उसकी जो इकोनॉमी का ओरिएंटेशन है वो निर्यात आधारित इकोनॉमी है। चाइना की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित इकोनॉमी है, यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। तो आप देखोगे कि इसमें ये कहा गया है कि ये जो चीजें बनाएगी, ये जो एसईजेड में जो जो कंपनियां हैं, कि कोई भी अगर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती हैं, तो वे घरेलू बाजार में नहीं बेच सकेंगी। अगर घरेलू बाजार में बेचेंगी तो देखो स्वतः कहीं न कहीं ये विरोधाभासी हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा कि एक लोगों को एज मिल रही है और दूसरी लोगों को एज नहीं मिल रही है, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा दूसरे लोगों के साथ। तो इस वजह से इसका मात्र और मात्र एक उद्देश्य होगा मतलब देश से निर्यात करना। इसके साथ-साथ देखोगे कि 3 वर्षों के भीतर ये जो यूनिट्स है, इकाइयों को विदेशी मुद्रा कमाना होगा। 3 वर्षों के भीतर इनको विदेशी मुद्रा कमाना होगा। मतलब ये निर्यात करें और विदेशों से विदेशी मुद्रा लेके आएँ। ठीक है? और अगर ये ऐसा होता है तो अगर ऐसा नहीं होता है तो अन्यथा इन्हें दिए जाने वाला जो लाभ है उसको खत्म कर दिया जाएगा। और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत में कर खर्च का एक प्रारूप है। ये भारत में एक्चुअल में कर खर्च ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। उसका एक प्रारूप है। तो इसमें से जैसे कि देखो इसके क्या-क्या उद्देश्य हैं, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है? तो इसमें सबसे जो बड़े इसके उद्देश्य क्या है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए इसमें से। तो देखो इसके क्या उद्देश्य है कि देश में निर्यात को बढ़ावा देना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क्या उद्देश्य है? मेंस में भी आपसे ये पूछा ही जाएगा, तो ध्यान रखना देश से निर्यात को बढ़ावा देना। निर्यात और निवेश के माध्यम से देश में जो विदेशी मुद्रा का आगमन सुनिश्चित करना, यानी निर्यात और निवेश के माध्यम से। ऑब्वियस है निर्यात और निवेश के माध्यम से जो विदेशी मुद्रा का आगमन सुनिश्चित करना। आप कोई चीजों का निर्यात करोगे तो पैसा लेके आओगे कि नहीं आओगे? ऑब्वियस है। तो इससे ये होगा।
वहीं विश्व व्यापार में भारत का योगदान बढ़ाना, जैसे कि मैंने बताया कि भारत का वेटेज क्या करना, विश्व व्यापार में बढ़ाना। वहीं देश के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना, ऑब्वियस है हमारे यहाँ जब चीजों का उत्पादन होगा तो देश में जो जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है, इसको तो स्वतः बढ़ावा मिलेगा। वहीं रोजगार के जो अतिरिक्त अवसर है, रोजगार के अतिरिक्त अवसरों को भी क्या करना, जन्म देना। तो आपने देखा कि भाई जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर ये सब आप भूल जाएं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि देखो ये एक विशेष क्षेत्र है, मैं इसको एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको 2 मिनट के अंदर। एक विशेष क्षेत्र है, इसको कोई निजी निवेशक भी लागू कर मतलब स्टेब्लिश कर सकता है, राज्य सरकार स्टेब्लिश कर सकती है, कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी स्टेब्लिश कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेब्लिश कर सकती है। इसके अंदर बहुत सारी एज मिलेंगे। इसका मुख्य क्या उद्देश्य है कि देश से निर्यात को क्या करना, बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, निर्यात को बढ़ावा देना। तो ऑब्वियस है आपको, अब जब ये आइडिया लग गया तो ऑब्वियस जिन चीजों का ये कंपनियां उत्पादन करेंगी तो आप वो देश के अंदर नहीं बेच सकेंगी, ठीक है। उनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य क्या होगा कि निर्यात को क्या करना है, बढ़ावा देना है, निवेश को बढ़ावा देना है, ठीक है। और ये स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र होंगे तो इनमें टैक्सेस, अब जो ये सारी चीजें हैं तो अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई भी देश क्या करेगा, ऑब्वियस है टैक्सेस कम कर देगा, ठीक है। उसको बिजली पानी और ये परिवहन ये आसानी से उपलब्ध करवा देगा, ठीक है। तो इससे हमारा निर्यात क्या है, स्वतः बढ़ जाएगा। मैं जब आपको लास्ट चैप्टर पढ़ा रहा था तो जब मैं आपको ये बता रहा था कि भैया देखो चाइना है वो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन क्यों कर लेता है, उस चैप्टर के अंदर मैंने ये सारी जितनी भी चीजें थी, टेक्निकल चीजें मैंने समझाने का प्रयास किया था, समझाने का कोशिश किया था। तो अब आपको इतना ध्यान रखना है, इसमें मैंने एक चीज आपको ये बहुत डीपली बताई कि भाई देखो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें 5-6 आपको मुख्य उद्देश्य याद करके रखना है कि अगर जब तक आपको मुख्य उद्देश्य नहीं पता है, आपसे पीटी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की वस्तुएं और सेवाएं देश के अंदर बेची जाएंगी, तो नहीं, देश के अंदर क्यों बेची जाएंगी, नहीं बेची जाएंगी ना। बहुत ऑब्वियस है कि भाई हम, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा कि मान लो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन कोई व्यक्ति स्टेब्लिश किया और कोई बाहर एक व्यक्ति है, तो इसको सारी चीजों की एज मिल रही है, छूट है, और इसको सारी चीजें पेड में मिल रही हैं। तो एक तो इसके यानी व्यक्ति मान लो ये बी है और ए है, तो ए को सारी चीज को छूट है और बी का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इस वजह से इन सारी चीजों पर विशेष ध्यान देना होता है, ठीक है। सो ये आपने देखा। अब आपको दूसरा कॉन्सेप्ट है विश्व बैंक। क्या है, विश्व बैंक। जरा विश्व बैंक को देख लो कि भैया ये विश्व बैंक क्या है। अब समझ में आ गया ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मैं बार बार बोल रहा हूँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। चलो वर्ल्ड बैंक देख लो, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। देखो ये विश्व बैंक और आईएमएफ की स्थापना की जो परिकल्पना है, ये 1924 के ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत की गई। ये आईएमएफ है, अभी मैं बताऊंगा, ये दोनों ये फंडिंग एजेंसी हैं। ये क्या है, दोनों फंडिंग एजेंसी हैं, लेकिन इनका उद्देश्य दोनों का अलग अलग है। ये मतलब अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये क्या करती हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक फंड करते हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक फंड करते हैं। एक का उद्देश्य होता है कि जो, जैसे आप देखोगे कि जो बुनियादी ढांचे को क्या करना, बुनियादी संरचनात्मक ढांचों का बढ़ावा देना। एक का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि जो जैसे कि पीओपी है उसकी प्रॉब्लम से निजात पाना, या फिर हम पेट भरने के लिए पैसा देना। तो देखो विश्व बैंक और आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये दोनों फंडिंग एजेंसीज हैं। इनकी जो स्थापना की परिकल्पना 1944 के ब्रेटन वुड के अंतर्गत करी गई। यही कारण है कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेटन वुड की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट यहीं से आता है, इस वजह से इनको जुड़वा बहन कहा जाता है। अब ब्रेटन वुड का ब्रेटन वुड है, ये ब्रेटन वुड एक स्थान है जो कि अमेरिका के एक शहर है न्यू हैम्पशायर, यहाँ पे स्थापित है। वहीं आप देखोगे 1944 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाह हुए कुछ देश हैं, तो इन देशों के सम्मेलन में विश्व बैंक और आईएमएफ की स्थापना का निर्णय लिया। जो वो देश थे, तो विश्व वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन देशों ने क्या किया कि इन दोनों संस्थाओं की स्थापना का क्या किया, इन्हें स्थापित करने का निर्णय लिया।
अब दोनों ही जो बहुराष्ट्रीय संगठन है, ये क्या है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और इनकी इन दोनों की समानताएं क्या है और असमानताएं क्या है, जरा इन्हें ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, इनमें अगर समानताओं की बात करें तो इनकी जिम्मेदारियां एक दूसरे से डिफरेंट है। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी वर्ल्ड बैंक की और आईएमएफ की, एक दूसरे से डिफरेंट है। कैसे कि देशों को आप देखोगे, इन देशों का जो मुख्यालय है ये अमेरिका के वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। ये वाशिंगटन डीसी आपको पता होगा कि ये वहां की नेशनल कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो वाशिंगटन डीसी में, ये मान लो कि ये शहर है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है ना। तो ये वहां का क्या है, ये तो इनका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है। और एक देश जो कि आईएमएफ का सदस्य बनता है वो स्वतः विश्व बैंक का सदस्य बन जाता है। इसमें ये भी चीज है कि अगर आप आईएमएफ का सदस्य बनते हो तो स्वतः किसका, विश्व बैंक का सदस्य बन जाओगे। तो इसके कुल 189 सदस्य हैं और 12 अप्रैल 2016 को आप देखोगे कि इसमें से नायरू, ये क्या है, नायरू, इसमें से गलत लिख दिया है। नायडू इसका सबसे ये नवीनतम सदस्य बना। और तुवालू के बाद ये दूसरा सबसे छोटा सदस्य देश भी है। तुवालू के बाद ये दूसरा सबसे छोटा कौन है, तुवालू। तो आप देखोगे अगर ट्रेडिशनल तौर की हम बात करें तो विश्व बैंक का जो नेतृत्व है एक हमेशा से अमेरिकी नागरिक करते आए हैं, जबकि आईएमएफ का नेतृत्व है एक यूरोपीय नागरिक करते आए हैं। तो ध्यान रखना है, अब अगर आपसे हेड वो सॉरी इसके नेतृत्व का हालांकि पूछा जाता है, कभी कभी पीटी में पूछ लेता है कि इसका जो नेतृत्व कौन कर रहा है। तो अगर आपको मान लो नाम नहीं आइडिया है, लेकिन इनके नाम से आपको आइडिया लग जाएगा। देखो, ब्रिटेन वगैरह में जो नाम होते हैं, हालांकि नाम में बहुत बड़ा फर्क नहीं है लेकिन फर्क होता है। अब अगर आप साउथ इंडिया और उत्तर भारत के नामों की बात करें तो वहां नाम कैसा होता है, पिछला पल्ली पट्टी, ऐसे नाम होता है साउथ इंडिया में। यहाँ हमारे यहाँ रमेश, सुरेश, महेश ऐसे नाम होते हैं। तो वैसे थोड़ा बहुत डिफरेंट पाया जाता है। तो मान लो कभी ऐसा हुआ तो ये चीज ध्यान रखना कि भैया जो पारंपरिक तौर से जो विश्व बैंक का जो नेतृत्व है वो अमेरिकी नागरिक करता रहा है, और जो आईएमएफ का जो नेतृत्व है वो यूरोपीय व्यक्ति करता रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे विश्व बैंक की बात करें तो इस जो प्रेसिडेंट जिम किम, ठीक है, योंग किम किम है, वो वाले नहीं, कोरिया वाले नहीं। और इनका जो जन्म है वो साउथ कोरिया में हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से इनका नाम है, लेकिन वो वाले किम नहीं, वो नॉर्थ कोरिया वाले, वो आप समझ रहे हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये अमेरिकी नागरिक हैं। और आईएमएफ का जो प्रबंध निदेशक फ्रांस की कौन है, क्रिस्टीना लेगार्डे। आपको पिछले से पिछले वर्ष यूपीपीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन भी आया था। तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई और इसका जो वास्तविक नाम ये आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जरा अब देखो, मैं बताया ना कि देखो विश्व बैंक और जो आईएमएफ दोनों फंडिंग एजेंसी हैं, लेकिन इनका काम अलग अलग है। तो इसका जो नाम है, इसका जो वास्तविक नाम है वो आईबीआरडी है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, यानी किसका, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो विश्व बैंक का ये प्रचलित नाम हुआ करता था, आईआरपीडी। इसका आप देखोगे इस स्थापना जो मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध में बर्बाद हुई जो देशों के पुनर्गठन के बाद इसका स्थापना होता है, और इसका विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि जो देश है जो बर्बाद हो चुके हैं उनका डेवलपमेंट हो सके। तो ये जो आईबीआरडी है, आईबीआरडी ने इन जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया और औपचारिक रूप से फिर इसका नाम बदल करके वर्ल्ड बैंक कर दिया गया, विश्व बैंक कर दिया गया। तो आईबीआरडी को विश्व बैंक के एक अंग के तौर से इसे परिवर्तित कर दिया गया कि अब ये जो विश्व बैंक का एक अंग हो गया है आईबीआरडी, ये क्या है, एक अंग हो गया है। वहीं 1960 की अगर बात करें तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की स्थापना होती है और इससे भी विश्व बैंक का एक अंग बना दिया जाता है। तो वर्तमान में जो विश्व बैंक का मतलब क्या है कि आईबीआरडी एंड आईडीए, ध्यान से सुनना, ये आईडीए कहां से आया, ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो आईबीआरडी यानी वही इंटरनेशनल, ठीक है, जो मैंने जैसे कि आप यहाँ पे देखो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो यहां से आया ये, ठीक है। तो इसके पश्चात जो मतलब 3 निकायों को भी विश्व बैंक के अंतर्गत लाया गया, और वो कौन कौन, इसके बाद इन दोनों निकायों को मतलब इसमें एसोसिएट कर दिया गया। 3 निकाय और जोड़े गए, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, दूसरा है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी,
और तीसरा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये तीनों जो यूनिट्स हैं, निकाय हैं, इन्हें भी जोड़ा गया। अब तीनों निकाय को भी विश्व बैंक के साथ रखने के बाद यह विश्व बैंक समूह कहलाया। ये क्या कहलाया? ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहलाया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, ये मीगा और मीगा यानी एमआईजीए और आईसीएसआईडी, आईसीएसआईडी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मतलब ये आपसे पूछा जा सकता है इसके सदस्य देशों के बारे में, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें से जैसे कि ये सारी चीजें जो वर्ल्ड बैंक के बारे में है, ये सारी चीज हो गई। जो लेटेस्ट चीजें हैं और भी जो डेवलप हुई हैं, मतलब लेटेस्ट का जो फिलहाल में डेवलप हुई है, वो मैं करंट के साथ इकोनॉमी में क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा। करंट के साथ इकोनॉमी में कवर कर दूंगा। तो यहां तक आपने चीजों को देखा। अब हमें दूसरा जो हमारा सब हेडिंग है, जरा दूसरा सब हेडिंग आप देख लो कि दूसरा सब हेडिंग क्या है। दूसरा सब हेडिंग इंटरनेशनल बैंक फॉर, ये देखो, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी। अब इसी के जो अंग है ना, इन्हीं अंगों को क्या कर लेते हैं हम, बारी बारी से इन्हीं अंगों को डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो आईबीआरडी की वर्तमान जो जिम्मेदारी जो है, आप देखोगे कि मध्यम, ये मध्यम नहीं है, मध्यम आय वाले देशों को लंबी अवधि का ऋण प्रदान करना। ये जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, इसका क्या जिम्मेदारी है? कोई तो जिम्मेदारी होगी। तो जो मध्यम आय वर्ग के जो लोग हैं, मध्यम सॉरी देश है, इनको लंबी अवधि का क्या करना है, ऋण प्रदान करना है। तो आईबीआरडी किसी सदस्य देश को विकास के उद्देश्य से, ध्यान से सुनना, ये जो वर्ल्ड बैंक, अब आईएमएफ जब हम पढ़ेंगे ना, तो वहां बताऊंगा कि खाने पीने के लिए वहां से ऋण मिलेगा, अगर आपको डीओपी का संकट है तो ऋण मिलेगा। लेकिन ये जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक आपको अपने विकास के लिए, अपने विकास के लिए आपको आधारभूत संरचनात्मक चीजों के लिए क्या मिलेगा, यहां से ऋण मिलेगा। तो ये विकासशील देश है, इन सदस्य देशों को अपने विकास के उद्देश्य से लंबी अवधि का ऋण प्रदान किया जाता है। जैसे कि मान लो आधारभूत संरचना, जैसे कि गरीबी उन्मूलन। तो गरीबी उन्मूलन पैसा नहीं डायरेक्ट बांटा जाएगा, कोई ना कोई ऐसी चीज जैसे स्वास्थ्य और चिकित्सा, ये जो आधारभूत संरचना जैसे हॉस्पिटल बनवाना, स्कूल बनवाना, तो इन सारी जो परियोजनाओं के उद्देश्य से जो आईबीआरडी पर मालिकाना अधिकार मतलब पैसा दिया जाता है। तो इसमें से 189 सदस्य देश है, जो आईबीआरडी में कितने, 189 सदस्य देश है। और इसकी स्थापना के दौरान इसकी जो पेडअप कैपिटल थी वो $14 बिलियन। पेडअप कैपिटल जब किसी भी कंपनी या किसी भी यूनिट की स्थापना के दौरान जो मतलब एक मिनिमम पैसा लगना होता है, वो पेडअप कैपिटल कहलाता है। तो ये क्या है, पेडअप कैपिटल इसका $14 बिलियन हुआ करती थी। इस राशि से अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आईबीआरडी ने जो मध्यम आय वाले जो विकासशील देश थे, तो उनको विकास के उद्देश्य से लॉन्ग टर्म के लिए लंबी अवधि का ऋण प्रदान करना शुरू कर दिया। और जो ब्याज की दर है वो बाजारी दर से कम या उससे समकक्ष, उसके बराबर, मतलब उससे ज्यादा नहीं होती थी। वहीं आप देखोगे 1959 से लेकर अब तक आईबीआरडी की जो साख है, क्रेडिट है, वो हमेशा बहुत उच्चतम रही है। और इसके कारण आईबीआरडी को इस दर से ऊपर जो ऋण प्रदान करती है। और ऐसे में अगर आप देखोगे ऐसे जो प्राप्त लाभ है, वो आईडीओ को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है इसमें। मतलब क्या है कि मैंने कहा जो आईबीआरडी को इस दर से ऊपर के दर इस ये जो दर है आईबीआरडी की, तो इससे ऊपर के दर पर इस पे जो अगर मान लो ऋण जो प्रदान किया जाता है, तो ऐसे पे आप देखोगे कि जो प्रॉफिट है, यानी जो लाभ है, वो जो यानी आईडीए है, इसको आर्थिक सहायता क्या करी जाएगी, इसको आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है, तो आप ऐसे ये कह सकते हो कि देखो ये जो सदस्य देशों को जो इसके जो सदस्य देश हैं, तो सदस्य देशों को इस दर से ऊपर के दर पर ऋण प्रदान करती है। ये जो सदस्य देश है, उसके ऊपर के दर पर ये ऋण प्रदान किया जाता है। और इससे जो प्रॉफिट है, जो लाभ है ऊपर की दर वाला, वो आईडीए को आर्थिक मतलब एक आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। आईडीए को वो पैसा दे दिया जाता है। तो ये जो एजेंसी है, इसको आईडीए को मतलब ये आर्थिक सहायता इसके माध्यम से दी जाती है। तो ये तो रहा आपको आईबीआरडी, ये क्या रहा, आईबीआरडी। ठीक है, अब आपको आईडीए भी देखना है। क्या देखना है, आईडीए। तो चलो आईडीए देख लो। अच्छा एक मिनट, ये आईडीए क्या होता है? देखो अगर हम आईडीए की बात करें, तो आईडीए भी उन्हें मतलब ये आप देखो कि आईडीए भी उन्हीं उद्देश्य
ये जो आईडीए है यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये उन्हीं उद्देश्यों से ऋण प्रदान करती है जिन उद्देश्यों से आईबीआरडी करती थी। आईबीआरडी का क्या उद्देश्य था? जो मध्यम आय वर्ग के जो देश थे उनको अपने डेवलपमेंट के लिए ऋण प्रदान किया जा रहा था। तो आप देखोगे कि ये भी आधारभूत संरचना, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा और पर्यावरण से संबंधित जो विकास की परियोजनाएं चल रही हैं, उनके लिए ऋण दिया जाता है। लेकिन मुदा, मतलब मुला या मुदा, ये अवधी भाषा का शब्द है और मुदा का मतलब होता है लेकिन। ठीक है? तो आप देखोगे ये साहित्य का ये शब्द है, प्रेमचंद इसे बहुत यूज़ करते हैं। उनकी एक कहानी है कफन, उसमें ये शब्द आता है मुदा। देखते होंगे मुदा। मुद्दा मतलब लेकिन होता है। तो आईडीए अत्यधिक पिछड़े और निम्न जो आय वर्ग वाले देश को लंबी अवधि का ऋण प्रदान करता है, जो काफ़ी ज़्यादा लीस्ट डेवलप्ड है, ठीक है? तो उनको लंबी अवधि का ऋण प्रदान किया जाता है और यहाँ जो ऋण की मैच्योरिटी पीरियड होती है, वो 25, आप देखोगे 25 से ये 40 वर्षों तक की भी हो सकती है और साथ ही 5 वर्षों से 10 वर्षों तक अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है, अगर मान लो ये पैसा नहीं पेड कर पाते हैं। ये आईडीए के यहाँ ये बेहतर चीज़ है। वहीं ब्याज दर यहाँ न्यूनतम होगी, मिनिमम हो तो यहाँ भी, यहाँ तक ये शून्य भी हो सकती है और आईबीआरडी के कुल 77 देश इस श्रेणी में आते हैं, जो उसमें से 189 कंट्री है। इसमें से आप देखोगे कि 77 देश इसी श्रेणी में आते हैं। इसमें से 39 देश अफ्रीका से हैं मात्र और इन देशों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत है आईडीए यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। भारत आईडीए का सदस्य तो है, आप देखो कि जो भारत आईडीए का सदस्य तो है, मुद्दा यानी इससे ऋण प्राप्त करने वाले देशों की सूची में ये नवंबर 2014 से बाहर कर दिया गया है। अब भारत को आईडीए से ऋण प्राप्त नहीं हो सकेगा। लेकिन वर्तमान में ऋण के तौर पे आईडीए से सर्वाधिक राशि किसे मिल रही है? बांग्लादेश ने ले रखा है, बांग्लादेश को मिली है और भारत दूसरे स्थान पर है। जब भारत को पहले मिलता था ना ऋण, तो भारत अब दूसरे स्थान पर है, लेकिन जो सर्वाधिक राशि इसमें बांग्लादेश को मिली है। आपने ये चीज देखा कि आईडीए का क्या उद्देश्य है। तो इसमें से आईबीआरडी यानी जो आईबीआरडी है और आईडीए, देखो ये सभी जो है ना, ये जो एजेंसीज हैं, ये जो यूनिट है, ये जो निकाय है, ये सब किसके पार्ट है? ये सारे वर्ल्ड बैंक के पार्ट है। अब एक चीज आपको समझ आनी चाहिए कि भैया जो वर्ल्ड बैंक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो आधारभूत संरचनात्मक परियोजना है, आधारभूत संरचनात्मक परियोजना है, इन परियोजनाओं की मतलब आपूर्ति के उद्देश्य से, इनकी पूर्ति के उद्देश्य से पैसा क्या करना है? देना है। इनकी पूर्ति के उद्देश्य से पैसा देना है। तो ये सारी चीजें इसमें आपने देखा कि ये भाई आईडीए क्या है, इसमें भी आपको कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। देखो इसमें से थोड़ा-सा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। मैंने मैंने आपको जब आईबीआरडी बता रहा था, तो आईबीआरडी बताते वक़्त मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। क्या बताई थी? कि ये किसे पैसा देता है? देखो आईडीए किसे पैसा देता है? जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री है। लेकिन ये किसे? जो मध्यम आय वर्ग के जो देश हैं, उनको पैसा देता है। और मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि 1959 से लेकर अब तक आईबीआरडी की जो साख है, वो बहुत इस चीज़ को लेकर के बहुत हाई रही है। इसके कारण आईबीआरडी अंतरराष्ट्रीय बाजार से, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार है, उससे न्यूनतम ब्याज दर पर, उससे कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है और जो इसके अन्य सदस्य देश हैं, जो इसके अन्य सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों को इससे उच्च दर पे ब्याज देता है। ध्यान से सुनना कि मैंने आपको बताया कि ये जो आईबीआरडी है, ये मध्यम आय वर्ग के जो देश हैं, इसमें तो बहुत सारे देश हैं, बस ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो आप कि इसमें से 189 कंट्री है, लेकिन ये मध्यम आय वर्ग को पैसा देता है। कौन? आईबीआरडी। आईबीआरडी जो कि ये किसकी एजेंसी है? ये ऑलरेडी, मतलब ये किसका यूनिट है? आईबीआरडी, ये वर्ल्ड बैंक का यूनिट है। तो मध्यम आय जो वर्ग के देश हैं, मध्यम आय वर्ग के देश हैं, इनको ये क्या किया जाता है? ये पैसा प्रदान किया जाता है। तो इनको जो पैसा दिया जाता है, वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो ब्याज दर है, उसके न्यूनतम स्तर पर, उसके न्यूनतम स्तर पर, न्यूनतम स्तर पर दिया जाता है। लेकिन इसके जो बाकी के सदस्य देश हैं, ये उनको भी ऋण देता है, लेकिन उनको उस ब्याज दर से उच्च ब्याज दर पे।
उनको उस ब्याज दर से उच्च ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है। और इससे जो लाभ होगा, ऑब्वियस लाभ होगा, तो यह लाभ आईडीए को आर्थिक सहायता के रूप में, यह जो आईबीआरडी है, ये यूनिट आईडीए को, यानी ये जो मैंने आपको बताया ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसको क्या कर देता है, पैसा दे देता है। अब ये चीज समझ आ गई होगी, आ गई है कि नहीं आ गई है, ऑब्वियस आई गई होगी, है ना। चलो, अब देखो आपने ये देख लिया, आईडीए देख लिया। अब जो हमारा अगला जो वो है, सब हेडिंग है, या फिर आज यहीं तक रखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये जल्दी समाप्त हो जाएगा। इकोनॉमी समझो कि करीब 70% समाप्त हो गई है। कुछ एक टॉपिक है, बड़े टॉपिक है, जैसे कि मैंने अभी आपको टैक्सेशन नहीं पढ़ाया, बड़ा टॉपिक है। एग्रीकल्चर नहीं पढ़ाया, इंडस्ट्री नहीं पढ़ाया। 3 बड़े टॉपिक मैंने लास्ट में छोड़ रखे हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं पीटी में, ठीक है। तो ये भी ऐसा नहीं कि यहाँ से आते नहीं है, ये भी। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं जल्दी।